नमस्कार व्यूअर्स, इसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश के प्रश्नों की जीके प्रश्न जो हैं, जनरल और जो प्रश्न मध्य प्रदेश के, उसकी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की पूरी सीरीज चल रही है, जिसका यह लगभग ये 8वां वीडियो है प्रश्नोत्तरी के रूप में, या 8वां पार्ट कह लें आप। तो इस वीडियो में आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें पूछे जाने की आगामी एग्ज़ाम पूरी संभावना है, या ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप यदि मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए टाइम नहीं खराब करते हैं, शुरू करते हैं अपनी यह प्रश्नोत्तरी की सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तात्या टोपे को अंग्रेज के हाथ गिरफ्तार कराने में विश्वासघात किया। किसने किया था विश्वासघात? उस व्यक्ति का नाम तो याद रखिए, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब जान लेते हैं तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया था। तो तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगल में इन्हें पकड़ लिया गया था, और आपको याद रखना है 18 अप्रैल 1859 को इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। शिवपुरी के जंगल में पकड़ के बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इसको किसने पकड़ा था? तो याद रखें, मेजर मीडे के द्वारा इन्हें पकड़ दिया। मेजर मीडे के द्वारा इन्हें पकड़ा गया था। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो तात्या टोपे को राजा मानसिंह के द्वारा पकड़वाया गया था, इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बख्तावर सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी? राजा बख्तावर सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी? इसका सही आंसर है, राजा बख्तावर सिंह को फांसी इंदौर में दी गई थी। राजा बख्तावर सिंह भी 1857 की क्रांति के एक प्रमुख सदस्य के रूप में रहे हैं, या प्रमुख योद्धा रहे हैं। इन्हें फांसी इंदौर में दी गई थी, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? जो 1857 क्रांति थी, इसे ही कहना चाह रही है। तो 1857 क्रांति में शहीद होने वाली पहली वीरांगना कौन थी? तो याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई। कौन थी? रानी अवंतीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की शासिका थी? तो ये रामगढ़ की शासिका थी। रामगढ़ की रानी या शासिका कह ले, रानी अवंतीबाई, जो कि मंडला कहाँ पे आता है? तो मंडला जिले की यह शासिका रही हैं। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिए। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनकी जो अंगरक्षिका थी, उनका नाम आपको ध्यान रखना है कि इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या था, या सहायिका कह लें। इनकी सहायिका का, अवंतीबाई की अंगरक्षिका या सहायिका थी, उनका नाम क्या था? तो याद रखिए, उनका नाम था क्या? गिरधारी बाई। क्या नाम था? इनकी सहायिका अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई है? तो यह मंडला में इनकी समाधि है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधिया वंश के शासक ने अपना राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किसने स्थानांतरित किया? मतलब किस शासक ने सिंधिया वंश की राजधानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा कि सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया ने। किसने स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया के द्वारा सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की। इसमें पहला नाम था राणोजी सिंधिया। तो ये कौन है? राणोजी सिंधिया। तो इनके बारे में देखिए, अगले इनके शासक हैं, ये भी राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि दौलत राव सिंधिया, जो कि सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करते हैं, वह शासक हैं। अगला है, भरूच स्तूप कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, भरूच स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भरूच स्तूप। भरूच स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद है कर्निंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भरूच स्तूप की खोज
की गई है, इसे भी आप अच्छे से जानें। भरूच स्तूप कैसा स्थल है, तो याद रखिएगा भरूच स्तूप एक गुप्तकालीन स्थल है। कैसा है? गुप्तकालीन। यह गुप्त शासकों के द्वारा निर्माण किया गया, तो गुप्तकालीन स्थल है। कर्निघन के द्वारा इसकी खोज की गई है। भरूच स्तूप के बारे में ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति में महामंडलेश्वर। 1857 की क्रांति में महामंडलेश्वर को किसने लूटा था? तो महामंडलेश्वर को लूटने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये थे भीमा नायक। ये भी क्रांति के बहुत जननायक रहे हैं। भीमा नायक, इनके द्वारा महामंडलेश्वर में लूटपाट की गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरी वंश की राजधानी जो थी, यह त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? माफ़ करना, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो यह कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। कहाँ पे स्थित है? तो त्रिपुरी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबलपुर में त्रिपुरी नाम, जहाँ पे आप वर्तमान का तेवर है, इसका वर्तमान नाम तेवर वर्तमान नाम है। तो जबलपुर में यह स्थित है। त्रिपुरी नामक जबलपुरी नहीं, जबलपुर में स्थित है यह त्रिपुरी नामक स्थान, जो कलचुरी वंश की राजधानी रह चुका है। और सिंधियाओं की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर में थी, ठीक ना। परमार, इनकी राजधानी धार थी, ठीक। बुंदेलाओं की राजधानी बुंदेला से छतरपुर। बुंदेलाओं की राजधानी कहाँ थी? तो छतरपुर थी। ये फैक्ट भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप आप किसी क्वेश्चन को लगाते हैं तो उनके पूरे ऑप्शन आप अच्छे से देखा करिए, तो इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तैयार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो याद रखिए जो चरण पादुका नरसंहार हुआ था यह 14 जनवरी 1931 को हुआ था, चरण पादुका नरसंहार। और इसे मध्य प्रदेश का, याद रखिए इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है इस चरण पादुका नरसंहार को, ठीक है। इसे भी आप कहाँ संबंधित है? यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे फैक्ट आपको दे रहा हूँ, तो मैक्सिमम इसमें 80 से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है किस क्रांतिकारी को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है? तो याद रखिए जो निमाड़ का रॉबिन हुड है ये बोला जाता था निमाड़ का रॉबिन हुड, ठीक। तो आदिवासियों का रॉबिन हुड नहीं पूछ रहा, आपसे निमाड़ का रॉबिन हुड पूछ रहा है, तो याद रखिए ये थे भीमा नायक। किसे कहा जाता है? भीमा नायक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसे ध्यान रखिए आप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा 14 जनवरी 1949। क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1949 को यह कांड हुआ था भोपाल में। तो इसे बोला जाता है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 14 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय का किस जिले में भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो याद रखिए वर्तमान के किस जिले में आता है? तो यह जो जिला आता है यह रायसेन के आसपास था। कौन से जिले के आसपास था? रायसेन के आसपास था, जहाँ पे ये भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दिए गए ऑप्शन और देख लें। जबलपुर को क्या कहा जाता है? तो आप देखिए इसे जबलपुर कहा जाता है संगमरमर की नगरी। संगमरमर की नगरी किसे कहा जाता है? तो संगमरमर की नगरी कहा जाता है जबलपुर को। और क्या कहा जाता है? संस्कारधानी किसे कहा जाता है? तो संस्कारधानी कहा जाता है जबलपुर को। बालाघाट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए बालाघाट को कहा जाता है क्या? मैग्नीज की नगरी। बालाघाट मैग्नीज की नगरी किसे बोला जाता है? तो मैग्नीज की नगरी बोला जाता है बालाघाट को। और तांबा भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो तांबा भी सबसे ज़्यादा होता है बालाघाट में। तो इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिए जो झंडा सत्याग्रह था इसका प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ से ग्वालियर से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति जिसका नेतृत्व यहाँ से किसने किया था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ से इसका नेतृत्व किया गया था ग्वालियर से, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मंडला है, मंडला से किसने नेतृत्व किया हुआ था, तो मंडला से शंकर शाह, रघुनाथ शाह बहुत फेमस हुए थे यहाँ से। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रघुनाथ शाह ये 1857 क्रांति के प्रमुख नेतृत्व करता थे। इन फैक्टरों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 1906 में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। झाबुआ जिले में हुआ था, लेकिन फिर इसका विभाजन होता है तो ये चला जाता है कहाँ पे, अलीराजपुर में। तो आपको याद रखना है अलीराजपुर में, वर्तमान के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, आज़ाद नगर, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर उस जगह का नाम कर दिया गया था। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी। ये घुमा क्वेश्चन पूछा है, कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी, तो त्रिपुरी में थी। कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी, तो कलचुरी राजाओं की राजधानी त्रिपुरी में थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया। मध्य प्रदेश जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, तो जंगल सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था 1930 में जंगल सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के तर्ज पर चलाया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कठोर विरोध किया हुआ था। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाए डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का पुरजोर विरोध किया गया था। अगला है कर्मवीर पत्रिका का संपादक कौन थे, तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सारू मारू की गुफा। सारू मारू की गुफा कहाँ स्थित है, तो यह भी एक प्रमुख स्थल है। सारू मारू की गुफा कहाँ स्थित है, तो याद रखिए सारू मारू की गुफा सीहोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीहोर जिले में स्थित है सारू मारू की गुफा। सतना में क्या स्थित है, सतना में स्थित है, अभी बता दिया क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, भरहुत स्तूप। सतना में क्या स्थित है, सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भरहुत स्तूप। शिवपुरी में क्या स्थित है, तो याद रखिए शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। बैतूल में क्या है, घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी ये भी प्रमुख स्थल है, घोड़ा डोंगरी क्रांतिकारी का से संबंध है इसका, तो इसे भी याद रखिए बैतूल में स्थित है घोड़ा डोंगरी। तो इन फैक्टरों को भी आप विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मध्य प्रदेश में होलकर वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी, तो यह थी इंदौर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ थी, इंदौर में थी होलकर वंश की राजधानी। मान पैलेस किसने बनवाया था, मान पैलेस से मान होगा, मान पैलेस है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। मान पैलेस का नाम मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, परमार्दी देव। कौन था, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव था। अगला है रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पे था, तो रामगढ़ में था। रानी अवंतीबाई का शासन रामगढ़ में था। रामगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यह वर्तमान के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। मंडला डिस्ट्रिक्ट में रानी अवंतीबाई का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलकर वंश की नींव कहाँ पर रखी गई थी, 1730 में। 1730 में होलकर वंश की नींव कहाँ पर रखी गई थी, तो मालवा में रखी गई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा, मालवा में होलकर वंश की नींव 1730 में रखी गई थी। अगला है प्राचीन काल में किस क्षेत्र को अनूप जनपद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को अनूप जनपद के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमाड़ को। क्या याद रखना है, निमाड़, जो कि प्राचीन अनूप जो नाम था वह निमाड़ जनपद के रूप में जाना जाता था। अगला है तात्या टोपे को तात्या
अच्छा, तात्या टोपे को, ठीक है, तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ये मैंने बता चुका, डिस्कस कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले पकड़वाया किसने वही बता दिया, तो इसका सही आंसर है शिवपुरी में। कहाँ फांसी दे दी गई थी? शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। अगला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इंदौर से किसने किया था? तो इंदौर से जो नेतृत्व किया था शहादत खान ने। किसने किया हुआ था? शहादत खान ने इंदौर से नेतृत्व किया हुआ था। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सोहबल रियासत में माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों ने लाल बुद्ध प्रताप है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम, मधीर पांडे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड किस नाम से संबंधित या किस नाम से जाना जाता है? तो सोहबल का नरसंहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सोहबल का नरसंहार के नाम से यह जाना जाता है। अगला है, रीवा का चावल सत्याग्रह कब हुआ था? रीवा में चावल सत्याग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1947 को। 28 फरवरी 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा चावल सत्याग्रह का। अगला है, झंडा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? झंडा सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो याद रखिए, जो झंडा सत्याग्रह है इसकी शुरुआत है 8 मार्च। तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 8 मार्च 1923, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। कहाँ शुरू हुआ था? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से इसकी शुरुआत की गई थी झंडा सत्याग्रह की। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में 1915 में कहाँ होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? मध्य प्रदेश में 1915 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ? होम रूल लीग की स्थापना, तो इसके भी आंसर है क्या? इसका जो सही आंसर है, होम रूल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी, राइट आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यह जो स्थल है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है इस पचमढ़ी में होती है, अप्रॉक्स 199 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। इसे आप ध्यान रखिए, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का मासिन राम कहा जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो याद रखिए, जो पचमढ़ी आता है नर्मदापुरम में। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो पचमढ़ी आता है नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है पचमढ़ी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। फैक्ट जान लेते हैं इसके। मध्य प्रदेश का जो नवीनतम संभाग है, नवीनतम संभाग कौन सा है? सबसे नया जो लास्ट में बना है अभी तक, नवीनतम संभाग मध्य प्रदेश का आपसे ये पूछ ले तो याद रखिए, नवीनतम संभाग है मध्य प्रदेश का शहडोल। कौन सा है? शहडोल मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग है, जिसे 2008 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2008 में शहडोल को बनाया गया था। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, जबलपुर। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है नर्मदापुरम। सबसे छोटा कौन सा है? तो नर्मदापुरम संभाग सबसे छोटा है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सेकंड स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर क्षेत्रफल में है राजस्थान, हमारा पड़ोसी राज्य है यह। राजस्थान पहले नंबर पे है क्षेत्रफल के मामले में। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सिगार है। कौन सी है? सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 881 मीटर इसकी क्या है? इसकी ऊंचाई है 881 मीटर इस सिगार की ऊंचाई है। और ये दो और चोटियाँ हैं, धजारी और जानापावा और धजारी। ये भी मालवा की
दूसरी और तीसरे नंबर की चोटियाँ हैं, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिए भौतिक रूप से मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 भागों में हो जाएगा। और आपसे पूछ लेंगे भी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सबसे जो बड़ा भाग है वह कौन सा है, तो मालवा का पठार है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है मालवा का पठार। और आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा याद रखिए कौन सा है, सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है बघेलखंड। क्या है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है बघेलखंड। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आता है सतपुड़ा श्रेणी में। कहाँ आता है, सतपुड़ा श्रेणी में। कितनी है ऊंचाई इसकी, तो 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर है इस धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर आता है। ये भी याद रखिएगा, इसमें सतपुड़ा दिया है और सटीक पूछे तो महादेव पर्वत श्रेणी है ना, महादेव पर्वत पर यह स्थित है धूपगढ़। इसे भी याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, एमपी की, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर बता दिए मैंने। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल घाटी किस पठार में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप क्या मैप वाइज पढ़ाई की है। ज्योग्राफिकल जो सब्जेक्ट है आपके एमपी के, उसको क्या आपने मैप के रूप में विशेष रूप से देखा है कि नहीं देखा है। तो चंबल घाटी किस पठार पर स्थित है, तो याद रखिए चंबल घाटी जो स्थित है यह स्थित है मध्य भारत के पठार। किस पे स्थित है, मध्य भारत के पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत के पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में। किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा कान्हा किसली। कौन सा, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कितनी एरिया है, 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर है। कब स्थापना की गई है, 1955 में इसकी स्थापना की गई है। और यहीं पे लाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर कब, 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर पीटी लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला स्थल था, यह पहला टाइगर रिजर्व था जहाँ पे क्या प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सभी फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो नियमित रूप से मिलें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 1955 में की गई। सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष अभ्यारण्य के लिए नामित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष बाघ अभ्यारण्य के लिए नामित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया शुरू में ही। इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन की वजह से बहुत बेहतरीन हो गया है। ऑप्शन आपको मंडला भी दे रहा है, ऑप्शन आपको मंडला और बालाघाट भी दे रहा है। जब ऐसा ऑप्शन आएगा तो याद रखिए सही आंसर हो जाएगा मंडला और बालाघाट दोनों में स्थित है। मंडला बालाघाट दोनों में आता है, लेकिन यदि बालाघाट सिर्फ मंडला है तो फिर आप मंडला ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडला और बालाघाट दोनों में है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई यह की गई 1979 में। कहाँ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो यह स्थित है भोपाल में।
कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ISO प्रमाणित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ISO प्रमाणित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इन फैक्टों भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और गोद लेने की प्रथा चालू करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मध्य प्रदेश का, या एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है गोद लेने की प्रथा जहाँ पर है, तो भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की थी? 1995 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुगरी था? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुगरी था। कहाँ पर है संजय राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में यह स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है आपका, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2004 में स्थापित किया गया। कहाँ पर ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? खंडवा में यह स्थित है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला, सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो याद रखिए, सफ़ेद शेर जो हैं यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद शेर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं सफ़ेद शेर। अगला है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बता दिया मैंने, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ओमकारेश्वर शायद रिपीट हो रहा है, चलिए हमने कर लिए क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम होता है? तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है कौन सी नदी? तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से। अगला है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है किसे? नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। फैक्ट देख लेते हैं, इसकी कितनी लंबाई मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, नर्मदा की मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 1312 किलोमीटर। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो गया कौन सा? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कपिलधारा जलप्रपात जो बना हुआ है यह बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ है। इसके अलावा और कौन से जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं? तो आपको याद रखना है, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, ये सब भी कहाँ बने हुए हैं? ये सब भी इसी नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। धुआंधार है ना, भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात आएगा वहाँ पे, ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 965 किलोमीटर है चंबल की लंबाई। और इस पे कौन सा जलप्रपात है? इस पे याद रखिएगा, इस पे बना हुआ है कौन सा? चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? तो चुलिया जलप्रपात इस चंबल नदी पर बना हुआ है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है शरद जोशी अवार्ड। अगला है, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। इसमें आपको याद रखना है एससी की सीटें कितनी हैं, एसटी की सीटें कितनी हैं? तो एससी की सीटें हैं 4, एसटी की सीटें हैं 6। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा लोकसभा सीटों के संदर्भ में।
अगला, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ बावन गजा कहाँ पर स्थित है? तो बावन गजा स्थित है मध्य प्रदेश के बड़वानी में। बावन गजा कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है बावन गजा, जो कि बड़वानी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है कहाँ पे? इंदौर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखम्ब। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इस मल्लखम्ब में कौन सा अवार्ड देती है मध्य प्रदेश शासन? तो प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है। मल्लखम्ब के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है। आपसे यदि एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि बताइए कि मल्लखम्ब अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? मल्लखम्ब अकादमी या एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? तो याद रखिए इसका आंसर आपको बताना है कि यह उज्जैन में स्थापित है। फिर आपसे यदि पूछा जाए कि मल्लखम्ब में 2020 का जो प्रभास जोशी अवार्ड किसे दिया गया? तो वैष्णवी कहार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा वैष्णवी कहार को 2020 का प्रभास जोशी अवार्ड दिया गया है वैष्णवी कहार को। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश गंगा कहा जाता है बेतवा को। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो काली मिट्टी। कितने प्रतिशत मिलती है यह? तो हम इसकी 47% भूभाग पर यह पाई जाती है। बेसिकली कहाँ पाई जाती है? तो मालवा क्षेत्र में यह पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए आपको याद रखना है, कपास के लिए मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। इसे भी आप याद रखिएगा कि गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली, यह 3 प्रकार की होती है। एक बार मॉडल अच्छे से बता दे रहा हूँ इसे। जो काली मिट्टी है यह कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिए जो काली मिट्टी है, इसका सही आंसर काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है साहब। कौन कौन सी? तो यह गहरी मिट्टी, गहरी काली बोला जाता है इसे। फिर साधारण काली और छिछली काली मिट्टी, यह 3 प्रकार की होती है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है, लगभग 47%। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसी काली मिट्टी को आपको देखना, इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। खुद को जोतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी खुद को जोतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और याद रखिए जल सोखने की क्षमता इस पर सर्वाधिक होती है। इस फैक्ट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है और अक्सर हम गलत करके जाते हैं। तो याद रखिए जो विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए अच्छे खेल प्रशिक्षक को। इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छे खेल प्रशिक्षक को मध्य प्रदेश सरकार विश्वामित्र पुरस्कार देती है। जबकि आपसे पूछे कि भारत सरकार प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड देती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश शासन है वह विश्वामित्र पुरस्कार देती है। जबकि आप याद रखिए भारत सरकार कौन सा अवार्ड देती है प्रशिक्षकों को? तो याद रखिए भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य। भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दूसरा। अगला है मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई है। यही 1 नवंबर मध्य प्रदेश का क्या है? स्थापना दिवस भी है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कौन थे इसके पहले सीएम? तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसके पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के। इन फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में
रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जल विद्युत परियोजना कौन सी है मध्य प्रदेश सबसे पुरानी? तो याद रखिएगा जो सबसे पुरानी है यह कौन सी है? यह है आपकी इंदिरा गांधी सागर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। माफ़ करना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर नहीं, सबसे पुरानी पूछ रहा है आपसे, तो सबसे जो पुरानी परियोजना है गांधी सागर है। कौन सी है? सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है गांधी सागर। स्थापना इसकी 1960 में गांधी सागर है। जबकि इंदिरा सागर का फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है यह। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में आपको इस फैक्ट को याद रखना है इंदिरा सागर के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर, जमुना की इंदिरा सागर। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा उत्पादक है? तो शहद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? मुरैना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि सीतासरण शर्मा ये 2012 से 2017 के कार्यकाल में थे, इसे आपको ध्यान रखना है। 2012 से 2017 का कार्यकाल था इनका। ईश्वर दास रोहाणी यह 2 बार रह चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा ईश्वर दास रोहाणी के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPCIL करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है? SPMCIL की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो यह है देवास में। कहाँ स्थित है करेंसी नोट प्रेस? मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मीबाई जी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो यह इंस्टीट्यूट है यह स्थित है ग्वालियर में। कब स्थापना हुई है? तो याद रखिए इसकी स्थापना 1957 में की गई है। कब स्थापना की गई है? 1957 में इसकी स्थापना की गई है। ग्वालियर में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है? छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है? कम प्रदूषित नदी है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? तो याद रखिए चंबल। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला है, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो पातालकोट नामक घाटी आती है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आती है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है पातालकोट, जहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए इस पातालकोट में जो जनजाति मिलती है उस जनजाति को बोला जाता है भारिया। पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है यह, अति पिछड़ी जनजाति है एक तरह से कहें तो। भारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है, इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान की राशि कितनी है? अच्छा क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा हुआ है आपके लिए। कालिदास की जो अब सम्मान की राशि बढ़ा दी गई, पहले कितनी थी? पहले 2 लाख रुपए। कितनी थी? अभी तक कितनी राशि थी? अब इसकी राशि बढ़ा कितनी कर दी गई है? तो यदि आपके ऑप्शन में 2 और 5 है तो आपको 5 लाख लगाना है। कितनी राशि बढ़ा कर दी गई है? कालिदास सम्मान की राशि बढ़ा दी गई है 2021 से, तो 5 लाख रुपये, इसको आप ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसे आप याद रखिएगा। कहाँ पे? उसमें तो उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भगोरिया भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित थे? खजुराहो के मंदिर
किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल के द्वारा। चंदेलों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। टोटल 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिसे 1986 में 1986 में यूनेस्को की सूची में स्थान मिला। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश का पहला स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगला है, मलाज खंड खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मलाज खंड खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से तांबा नगरी भी बोला जाता है। तांबा नगरी भी बोला जाता है मलाज खंड को, या जो कहाँ पे आता है, या बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यह कि आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की है, लगभग 80 या 85 क्वेश्चन है इसमें, और कुछ फैक्ट्स भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताया, तो लगभग 100 के आसपास यह क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखकर बताया कीजिए, और यदि आपको और इस तरह की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।